नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों टिप्स, और ये ऐसे टिप्स हैं जिसे आप यूज करके ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से हम चीज़ें को लाते हैं और ना इसमें इस तरह से स्टिकर जो है वो लगा रहता है, तो इस स्टिकर को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टिकर के निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, करना क्या है, सबसे पहले तो पानी डाल देना है ये स्टिकर के ऊपर, उसके बाद में नमक डालना है। देखिए इस तरह से नमक और पानी से ये स्टिकर जो है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस नमक से आप इन्हें अच्छी तरह से रैप कर ले। देखिए इस तरह से हाथ से नमक और पानी की सहायता से, तो ये स्टिकर जो है ना वो तुरंत निकलने लगते हैं। क्योंकि ये कांच की चीजें है तो इसको हम लोग आग में जो है वो मतलब गैस के ऊपर नहीं रख सकते, नहीं तो गैस के ऊपर भी आप रखने से बहुत ही जल्दी ये जो स्टिकर है वो निकल जाते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, पानी और नमक की सहायता से स्टिकर को जो है वो निकाल ली हूँ। उसके बाद मैं आपको धोकर दिखाती हूँ कि मेरी स्टिकर जो है कितनी अच्छी तरह से निकल गया है। उसके बाद में दूसरे साइड में भी स्टिकर लगा हुआ है, तो हम लोग इसको भी बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हम लोग पहले स्टिकर जो है वो निकाले हैं। जैसे ना पानी और नमक की सहायता से हम इस स्टिकर को भी निकाल लेंगे। तो पानी और नमक ले और इन्हें अच्छी तरह से हाथ की सहायता से रैप कर लेना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बस हल्के हाथों से इनको रैप कर लेना है। उसके बाद में आप देख रहे हैं मैंने पूरे जो स्टिकर है उसको निकाल ली हूँ। उसके बाद में धोकर बताती हूँ। देखिए पूरा स्टिकर फ्री हो गया है। मेरे जो चीज़ें मैं लाई थी इसमें स्टिकर लगा हुआ था, तो इस तरह से आप स्टिकर को जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, हमारे पास में इस तरह से सॉस के पैकेट्स रहते हैं। सॉस खत्म हो जाने के बाद में क्या करते हैं, हम लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी सॉस रहता है। तो पानी डाले और इन्हें अच्छी तरह से हला ले, तो उसके बाद में आप देखोगे कि इसमें से कितना सारा जो सॉस है ना वो रहता है। तो ये देखिए आपने देखा कितने सारे सॉस जो है मेरे रहते हैं। और ये जो डब्बा है मतलब कि ये जो पॉलीथीन है उसको मैं फेंक दूंगी, लेकिन इसका आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं आटा गूंथने में, पराठा बनाने में। इसकी जो पराठा है वो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो इसमें क्या करें, आटा डालें और आटा ना गूंथ लेना है। देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा आटा डाली हूँ और आटा जो है वो गूंथ ली हूँ। देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं। उसके बाद में मैं इसको आपको पराठा बनाकर बताती हूँ। इसके पराठा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो क्या करना है, ये लोई लेना है और इसके जो है पराठे ना बेल लेना है। देखिए इस तरह से नॉर्मली जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से पराठे जो है वो बनाना है। तो आपने देखा मैंने कितनी अच्छी तरह से उसको भी मतलब कि रीयूज कर ली हूँ, क्योंकि उसमें भी सॉस रहता है और सॉस के पैसे तो हम लोग देते ही है, तो भाई उसका भी इस्तेमाल क्यों ना करें। आप चाहे तो ये जो पानी है उसको सब्जी में भी डाल सकते हैं, इससे सब्जी का भी टेस्ट जो है वो अच्छा आता है, या फिर इस तरह से पराठा जो है वो बना सकते हैं। तो मैंने बेल ली हूँ। उसके बाद में आपको सेक कर दिखाती हूँ। मेरी जो पराठा दिखने में न सिर्फ दिखने में अच्छी दिखती है बल्कि खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरह से आप क्या करें, पराठे जो है वो बना ले, उसका वेस्ट मतलब इसको ऐसे ही नहीं फेंकना है बल्कि उसका भी आप इस्तेमाल जो है वो कर ले। तो आपने देखा मैंने कितनी अच्छी तरह से आप ही के सामने में उसी चीज़ के पराठे जो है वो बना ली हूँ। मेरी पराठे जो है कितनी अच्छी तरह से बनी है और ये खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस तरह से आप चीज़ों को यूज़ करें, फेंके नहीं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के बाद में ये चौका और बेलना को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही नहीं रखना है। इसमें तुरंत क्या करें, पानी डालें। और याद रखिए ये चौका और बेलना को ना कभी भी खाने पीने की चीज़ या जूठी चीज़ों में नहीं रखना चाहिए। तुरंत आप क्या करें, थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें अच्छी तरह से साफ कर ले। देखिए जैसे बर्तन हम लोग घसते हैं वैसे ही, और इन्हें ना तुरंत ही साफ करके धोकर आप रख ले। तो इससे क्या होगी, आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छी भी रहेंगी और दिखने में भी सुंदर दिखेगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, आपको क्या पता है हार्पिक का इस्तेमाल आप बहुत सारी चीज़ों को साफ करने में कर सकते हैं। हम नॉर्मली हमको पता है कि हम टॉयलेट ही साफ करते हैं, लेकिन इस हार्पिक का इस्तेमाल आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये हार्पिक का इस्तेमाल आपको बताती हूँ कि कैसे करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक गिलास पानी ली हूँ, गिलास पानी में हार्पिक डाल देना है। अगर स्पून से बोलेंगे तो 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हार्पिक डाल देना है। उसके बाद में हम लोग डालेंगे कोलगेट। आप कोलगेट कोई भी ले सकते हैं, ये मैं दंत कांति कोलगेट ली हूँ। आप चाहे तो आपके पास में जो भी कोलगेट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोलगेट लेना है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग कोलगेट डालने के बाद में आप रिएक्शन देख रहे होंगे हार्पिक का, बहुत ही अच्छा रिएक्ट होता है हार्पिक और कोलगेट। आप अपने घर में करके देखिए, उसके बाद में आप मुझे बताइए। देखिए इस तरह से झांझ पैदा होती है, और ये झांझ ना और ये जो रेमेडी हम लोग तैयार की है, रेमेडी बहुत ज़्यादा काम का है।
आप ये रेमेडी से चीज़ों को साफ़ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर भी गंदा है, टाइल्स वगैरह गंदे हैं, तो उसको भी आप साफ़ करने में ये रेमेडी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। मैं तो इनको क्या करूँगी, हमारे जो गैस की बर्नर रहती है उसको साफ़ करूँगी, क्योंकि उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है ये रेमेडी से। तो इनको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और याद रखिए, खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, उसमें आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें हार्पिक है। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, इसमें ही बर्नर को डालूंगी। गैस के जो बर्नर रहते हैं ना, वो कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये बर्नर को डालें और इन्हें ना अच्छी तरह से साफ कर ले। तो आप देखोगे इसमें जितने भी जंग वगैरह लगे हैं ना, तो वो पूरे निकल जाते हैं बिल्कुल भी। इसके अंदर जो छेद है ना, छेद में कुछ भी चीज़ें जो है वो अटका वगैरह नहीं रहते, और इसमें जो जंग लगी हुई है ना, तो वो पूरी जंग जो है वो निकल जाती है। तो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से पोंछ ले। साफ़ करने के बाद में ऐसे ही नहीं रखना, इन्हें अच्छी तरह से पोंछ कर गैस में लगा ले। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है। आपको पता है गैस की भी एक एक्सपायरी डेट रहती है। जैसे हमारे कुछ खाने पीने की एक्सपायरी डेट रहती है, वैसे ही गैस की एक एक्सपायरी डेट रहती है। और हमेशा ये गैस की एक्सपायरी डेट चेक करके ही आपको लाना है, क्योंकि अगर ये फट गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी आप गैस लाए तो गैस की एक्सपायरी डेट चेक करके ही लाना है। अब प्रॉब्लम यह है कि गैस की एक्सपायरी डेट कैसे चेक करें, क्योंकि खाने पीने की एक्सपायरी डेट तो लिखा हुआ रहता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से गैस की भी एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है। गैस के जो सिलेंडर रहता है ना, हंडा में, उसमें लिखा हुआ रहता है। आप चाहे तो कोई भी हंडा ले। ये मेरे पास में 7 kg का कुछ हंडा है। आपके पास में जो भी हंडा है, जैसे 15 kg का, 20 kg का, जो भी हंडा है, आप उसमें ये जो डेट है वो चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है C29। ए का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। बी का मतलब होता है अप्रैल, मई, जून। सी का मतलब होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। डी का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरह से आप ABC का मतलब जान सकते हैं। यहाँ पर लिखा है C29, मतलब ये अक्टूबर 29 2029 तक ये जो सिलेंडर है उसका डेट है, एक्सपायरी डेट। तो इस डेट तक हम लोग ये सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में ये सिलेंडर को जो है हम दे देंगे, मतलब कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप जब भी सिलेंडर ला रहे हैं तो इस तरह से डेट को चेक करके ही सिलेंडर लेना है। और आपकी सिलेंडर में कौन सी डेट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके सिलेंडर में कौन सी डेट होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट नीचे ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है। जब भी आप स्विच, ये एक्चुअली स्विच बोर्ड है, इसमें कलर लगा हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये स्विच बोर्ड है। और ये स्विच बोर्ड ना नीचे में है, मतलब कि ऊपर में नहीं है, नीचे में है। तो मेरा बेटा क्या करता है, ये स्विच बोर्ड में बार बार उंगली डालता है। जैसे यहाँ पर छेद रहती है तो वहाँ पर उंगली डालता है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा ना इस तरह से स्टिकर जो है वो लगा कर रखती हूँ। टेप जो हमारे पास नॉर्मली टेप रहता है, तो आप क्या करें, टेप को लगा ले। देखिए स्विच बोर्ड के जिसमें हम मतलब कि वायर वगैरह ये करते हैं, प्लग वगैरह लगाते हैं वहाँ पर, तो क्या होगा कि करंट लगने का चांसेस जो है वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्योंकि बच्चे ये अक्सर करते हैं, मेरे घर पे होता है, इसलिए मैं अक्सर ये चीज़ें जो है वो करती हूँ। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ। तो ये जरूर करें जिसके घर में भी बच्चे हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है मैगी को लेकर। अक्सर आप मैगी बनाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है आप कोई भी मैगी ले सकते हैं, जैसे ये वाली मैगी या फिर ये वाली मैगी। तो मैं ये वाली मैगी बनाऊंगी, और ये जो मैगी है बिना ऑयल की बनाऊंगी। और मतलब यहाँ पर लिखा हुआ रहता है ना 2 मिनट में मैगी बनेगी, तो बिल्कुल 2 मिनट में ही मैं मैगी को जो है वो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या की हूँ, पानी को गर्म करने रख दी हूँ। तो पानी मेरी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, हल्का गर्म हुआ है। इसी स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, मैगी को लेंगे, देखिए इस तरह से। और मैगी को ना थोड़ा सा बारीक टुकड़ा टुकड़ा कर लेंगे, क्योंकि मुझे वो लंबा लंबा नहीं पसंद है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इनको टुकड़ा टुकड़ा कर लेती हूँ। तो खाने में ना काफ़ी इजी रहता है। तो इन्हें इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर ले, उसके बाद में डाले और इन्हें पकने दे। पकते वक्त क्या करें, थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक डालें। आप चाहे तो नमक को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें ही मैगी मसाला डालना है। बस कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ऑयल डालने की ज़रूरत है, ना ही कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत है, क्योंकि मैगी की ऑलरेडी एक मसाला रहती है, वही मसाला आप डालें। इसी से आपकी जो मैगी है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और बच्चों को जब भी आप दे रहे हैं तो इस तरह से ही मैगी बना कर दे। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा सूप भी रहता है, थोड़ा सा मैगी भी रहता है,
तो मैंने मसाला डाल दी हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और आप देख रहे हैं मेरी मैगी जो है वो तैयार हो गई है। गैस को बंद कर दे और ये गर्मा गर्म ही मैगी को एंजॉय कर सकते हैं। ये चाहे खा कर पिए या फिर पी कर खाए। तो मैंने थोड़ा सा पानी ज़रूर रखी हूँ ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सा गर्म पानी भी पीने में आसानी हो। तो ये छोटी सी टिप्स हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है। क्या होता है कभी कभी ना बच्चों को सर्दी खांसी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं, मुझे तो लगता है कि अक्सर ही बच्चों को सर्दी खांसी जो है वो होती है। तो क्या करना है, अदरक लेना है, अदरक को कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद में इस तरह से अदरक के जो है वो रस निकाल लेना है। और ये जो अदरक है इसको फेंकना नहीं है, आप इसको सुखा कर चाय पत्ती में डाल सकते हैं। तो ये मैंने अदरक के रस को जो ली हूँ, उसके बाद में क्या करना है, इसी में शहद डालना है। तो जितना अदरक के रस है उतना ही शहद डाले, जैसे 1 चम्मच है तो 1 चम्मच ही शहद डाले। उसके बाद में आपस में इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। उसके बाद में इन्हें, अगर बच्चों को सर्दी खांसी है तो ½ टेबल स्पून के करीब दे और बड़ों को है तो 1 टेबल स्पून के करीब दे। ये बहुत ही असरदार दवाई बोल सकते हैं सर्दी खांसी के लिए। तो आप चाहे तो बड़े को या फिर छोटे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये महीने में एक बार जरूर खिलाए बच्चों को। क्या होता है, इससे ना इम्यून सिस्टम जो हो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होती है और सर्दी खांसी भी जाता है। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है पॉपकॉर्न को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग कभी कभी घर में पॉपकॉर्न ला लेते हैं, लेकिन पॉपकॉर्न का जो पॉलीथीन रहता है वो मतलब कि थोड़ा सा ना वो रहता है, कागज वगैरह का रहता है। तो ये पॉपकॉर्न अगर आप इसी में रखोगे तो क्या होगी, ये ना सिकुड़ने लगेंगे और इसका बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप जब भी घर पे पॉपकॉर्न ला रहे हैं तो आप क्या करें, एक छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है, दूसरे एक पॉलीथीन में जो कि काफी हार्ड है वो पॉलीथीन लेना है और वो पॉलीथीन के अंदर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने क्या की हूँ, पॉलीथीन के अंदर डाल दी हूँ। उसके बाद में इन्हें ना अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है और पैक कर लेना है। अगर आप इस तरह से पॉपकॉर्न को रखोगे तो आपके जो पॉपकॉर्न है बिल्कुल ऐसे रहेंगे जैसे कि आप अभी खरीद कर लाए हैं। उसके बाद में मैंने चिमटा जो है वो लगा ली हूँ, तो आपने देखा मेरी पॉपकॉर्न जो है वो सेफ रहेगी। और अगर मैं इस पॉलीथीन में रखती तो मेरी पॉपकॉर्न जो है वो सिकुड़ने लगते और काफ़ी मतलब उसका टेस्ट भी खत्म हो जाता। तो ये छोटे छोटे तरीके रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चूहों को भगाने को लेकर। आप ये तरीके से चूहों को जो है ना सिर्फ भगा सकते हैं बल्कि आपके घर में दोबारा चूहे जो है लौट के आएंगे भी नहीं। तो करना क्या है, एक प्लेट में आटा ले लेना है। गेहूं का आटा मैंने ली हूँ, आप चाहे तो कोई भी आटा जो है वो ले सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा जो है ना वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। गेहूं का आटा ले, उसके बाद में इसमें थोड़े थोड़े पानी डालकर इनकी ना डो तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से डो तैयार कर लेना है। तो मेरी जो डो है वो तैयार हो गई है। उसके बाद में क्या करना है, इसकी ना छोटी छोटी लोइयाँ बनाना है, क्योंकि चूहे की जो मुँह रहती है वो छोटी रहती है। तो छोटी छोटी लोइयाँ जो है वो बना लेना है। तो मैंने छोटी छोटी लोइयाँ जो है वो बना ली हूँ। उसके बाद में हमारे पास में इस तरह से एक्सपायरी हुई दवाई जो है वो रहती है। तो क्या करना है, दवाई को अच्छी तरह से पाउडर की फॉर्म में कर लेना है। उसके बाद में हम लोग ये जो गोली बनाए हैं वो गोली के अंदर ये दवाई को जो है वो डाल देंगे, जैसे हम स्टफिंग वगैरह डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये जो दवाई है उसको डाल देना है। देखिए इस तरह से मैंने डाल दी हूँ। तो हमारी जो एक रेमेडी बोल सकती है वो तैयार हो गई है। उसके बाद में इसको रखना कहाँ है, जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये गोली को जो है वो रख दे। तो मैं गैस के आजू बाजू में रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर चूहे जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। आपके घर पे जहाँ पर भी चूहे हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो ये जो हम गैस के जो आजू बाजू में है, पीछे में है, नीचे में मैं रख दूंगी। उसके बाद में खिड़की से चूहे जो है वो आते हैं, इसलिए मैं क्या करी हूँ, खिड़की में जो है वो ये रेमेडी को रख दी हूँ। इससे चूहे ना सिर्फ भागेंगे बल्कि दोबारा आना भी पसंद नहीं करेंगे। धन्यवाद।